1 वीक से ज्यादा सस्टेन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि टीचर बोलता है कि ये 6 नंबर का है, मैं बोलता हूं ये 8 से 9 नंबर और कभी कभी मैक्स 10 नंबर भी पहुंचता है। टीचर कहता है कि फॉर्मेट याद कर लो, मुझे भी फॉर्मेट याद करवाया गया था। मैं कहता हूं फॉर्मेट चाहे तुम भतेरे याद कर लो, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये एक समरी है, तो कोई भी इतना सरदर्द लेना नहीं चाहता। मेजर टाइम पे टीचर कैश फ्लो को इग्नोर करता है। द रीजन बिहाइंड दैट, प्योर कॉर्पोरेट्स है, प्योर कॉर्पोरेट्स है, मतलब प्योर चार्टेड की नॉलेज चाहिए, प्योर चार्टेड की नॉलेज चाहिए, और वो भी सीए फाउंडेशन लेवल वाली भी नहीं, इंटरमीडिएट लेवल वाली। तो जो मैं तुम्हें आज सिखाने वाला हूं वो कैश फ्लो का सबसे सरल फॉर्म होगा, सबसे सरल फॉर्म, मतलब इजीएस्ट फॉर्म है। मतलब कैश फ्लो को इससे सरल तरीके से नहीं देख सकते। और मैं सारे के सारे साम दाम दंड भेद लगा के एक ऐसा रास्ता खोज दूंगा जिससे तुम्हें यह समझ आ जाए कि कैश फ्लो समझना और सॉल्व करना तो बहुत अलग चीज है, इसका टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा कठिन पार्ट है। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे पूरे बोर्ड्स के पेपर का, बोर्ड साला 2 महीने बाद है, और सबसे बड़ा सिर्फ क्वेश्चन ना होने के कारण हिंदी का पोर्शन हटा दे रहा हूं, अगर इंग्लिश हिंदी मिला दो 4 पन्ने 5 पन्ने का बैठता है क्वेश्चन, 2 से 2.5 पन्ने का क्वेश्चन होगा आपका। और बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने से पहले जो पढ़ने लगते हैं ना हम लोग, वो पढ़ने में समय निकल जाता है, फिर उसे समझना है, फिर एग्जीक्यूट करना है, फिर उसे सॉल्व भी तो करना है। शुरुआती 1 से 2 हफ्ते में आप लोग इसका एक क्वेश्चन फुल फ्लेजेड, 1 फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नियर अबाउट 45 to 1 आवर्स में सॉल्व कर पाओगे। एक एवरेज बच्चा 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करता है, जिसके अंदर क्या क्या आता है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में? एनपीबीटी कैलकुलेशन, इन्वेस्टिंग, सॉरी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्लस लेजर। मतलब एक क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 पार्ट होते हैं। एक होता है लकी, एक होता है जिसकी नॉर्मल लाइफ चलती है, एक हो गया अनलकी, एक हो गया दुर्भाग्यशाली, एक हो गया अभागी। तुम अभागों में से हो क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ इतना ही आता था, अब ये आने लग गया है। मतलब पहले 5 में से 2 पार्ट सॉल्व करने होते थे, 5 करने होते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। और मेजर फोकस सीबीएसई का इतना देख के पता चल जाता है कि इट्स टोटली कंस्ट्रक्टेड टुवर्ड्स चार्टेड। पूरा कॉमर्स का सिलेबस चाहे एससी का देख लीजिए चाहे सीबीएसई का, पूरा का पूरा मैनिपुलेट कर दिया गया सीए पे। इत्मीनान से बैठ के समझिएगा कि भाई कैश फ्लो की स्टार्टिंग किस तरीके से हो सकती है। तो बच्चों ध्यान देना, कैश फ्लो का मेजर मैंने क्या कहा था, टफनेस क्या है कि भाई जब तक आप अपने बैटल फील्ड को नहीं समझोगे तब तक कैसे कॉन्कर करोगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ आता, और मैं कहता हूं कि क्वेश्चन उसका होता ही कहां है, आपको बैलेंस शीट गिवन होती है कंपनीज की और उससे आपको कैश फ्लो बनाना होता है। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको बैलेंस शीट आती है, किसी भी बच्चे को बैलेंस शीट आती है, तो उसको कैश फ्लो उसका पूरा का पूरा खत्म हो जाता है वैसे। मतलब कैश फ्लो में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो बैलेंस शीट को समझने का है। अगर बैलेंस शीट आ गया तो कैश फ्लो आ जाएगा। बैलेंस शीट नहीं अभी तक याद किया है, बैलेंस शीट को तुम तब से इग्नोर करते आ रहे हो जब से तुम रेशियोज या कंपैरेटिव कॉमन साइज कर रहे थे, और तब से इग्नोर करते हुए आ रहे हो, तो बच्चे ध्यान रखना उसको तुम अब इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं है तो कैश फ्लो नहीं हो सकता, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि कैश फ्लो का मतलब क्या है। सिंपल यही है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। यहाँ पे कोई प्रॉफिट या लॉस को नहीं रिप्रेजेंट किया जाता, यहाँ पे बस बताया जाता है कि तुम प्लस में हो या तुम माइनस में हो।
ध्यान दीजिएगा, तुम प्लस में हो या तुम माइनस में हो, ये प्रॉफिट या लॉस नहीं बताता है। कभी कभी माइनस में होना अच्छा माना जाता है, कभी कभी प्लस में होना अच्छा माना जाता है। ये नहीं है कि तुम प्लस में हो तभी तुम अच्छे, प्लस मतलब प्रॉफिट और माइनस मतलब लॉस, ये इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। प्रॉफिट लॉस दिखाने के लिए ऑलरेडी वी हैव स्टेटमेंट ऑफ P&L, ऑलरेडी वी हैव ट्रेडिंग अकाउंट, और वी आर इन मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट इन आवर कॉर्पोरेट्स। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते कॉर्पोरेट्स में, ठीक है। हमारे पास P&L स्टेटमेंट है प्रॉफिट दिखाने के लिए, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के लिए हमारे पास बैलेंस शीट है। कैश फ्लो एक अलग ही, इसका एटीट्यूड ही अलग है। ये बताता नहीं है प्रॉफिट या लॉसेस एंड सो एंड सो, ये बताता है कि तुम प्लस में हो या माइनस में हो। प्लस में हो मतलब तुम्हारे पास कैश इनफ्लो ज्यादा हुआ है और आउटफ्लो कम है, दैट मींस योर इनफ्लो इज मोर देन योर आउटफ्लो। और वहीं पे माइनस का मतलब क्या है कि भाई तेरा इनफ्लो जो है कैश का, सिर्फ कैश का, पैसे से मतलब है, तेरा जो आउटफ्लो है वो कम है इनफ्लो जो है आपका कम है इन कंपैरिजन ऑफ योर आउटफ्लो। इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, पैसा आया कम है, गया ज्यादा है। कभी कभी जाना पैसा ज्यादा अच्छा माना जाता है आने से, कभी कभी आना पैसा अच्छा माना जाता है इन कंपैरिजन ऑफ जाने से। मेजर सिचुएशन में प्लस ही अच्छी होती है, कुछ सिचुएशंस में माइनस अच्छी होती है। और एक ऐसा बिजनेस जो अभी अभी शुरू हुआ है उसका सब कुछ ही माइनस में होता है, पैसा कमा नहीं पा रहा है और इन्वेस्टमेंट इतनी है कि पैसा रुक नहीं रहा है, उसका सब कुछ ही माइनस में है। तो सर ये तो समझ आ गया सर, कैश फ्लो मतलब पैसा आना पैसा जाना, ध्यान दे, रिलैक्स। कैश फ्लो का मतलब पैसा आना पैसा जाना, पैसा ज्यादा आ गया तो प्लस में आएगा आंसर, और पैसा कम आया, खर्च ज्यादा हो गया तो माइनस में आएगा आंसर। और ऐसा कोई बायसनेस भी नहीं है कि माइनस ही हो तभी अच्छा है, मतलब प्लस ही हो तभी अच्छा है, माइनस भी हो जाता तो कभी कभी अच्छा ही माना जाता है। लेकिन सर किसका निकालेंगे प्लस माइनस, और निकाल भी दिया तो इसका एक आंसर होता है क्या? नहीं, इसके चार चार आंसर होते हैं, और मैं कहूंगा पांच पांच आंसर होते हैं, क्योंकि एनपीबीटी का अपना आंसर है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अपना आंसर है, इन्वेस्टिंग का अपना है, फाइनेंसिंग का अपना है, और लेजर का अपना आंसर है। और आपको सरप्राइज तब मिलेगा जब पूरा कैश फ्लो समझ लियोगे पूरा, फिर आपको पता चलेगा अभी तक आपने कैश फ्लो की शुरुआत ही नहीं पढ़ी है। मतलब ये जब खत्म होता है तब इसकी एक शुरुआत पढ़ाई जाती है। सर कैसी शुरुआत? आपको मैं एनपीबीटी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा, फिर मैं फाइनेंसिंग सिखाऊंगा, इतने में एक महीना हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि तुम ना ही एनपीबीटी कैलकुलेट कर पाओगे जो मैं अभी बता दे रहा हूं, ना तुम ऑपरेटिंग कैलकुलेट कर पाओगे, ना तुम इन्वेस्टिंग, ना तुम फाइनेंसिंग कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि इन सबको कैलकुलेट करने से पहले लेजर बनाया जाता है। इन सब को कैलकुलेट करने से पहले लेजर बनाया जाता है, लेकिन लेजर को सबसे आखिरी में सीखा जाता है। दैट पहली इज दिस कैश फ्लो। तो पूरा हायरार्की कैसे बना सर? पूरा हायरार्की बना कुछ इस तरीके से, जब भी आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले लेजर बनाएंगे। मेजर आपके क्लास 12 के सिलेबस के हिसाब से देखो तो आपको 3 लेजर्स आते हैं, आई गेस, हाँ 3 ही आते हैं। एक असेट का लेजर होगा, एक लाइबिलिटीज का लेजर होगा, और एक टैक्स का लेजर होगा। ये 3 लेजर आपको बनाने ही पड़ेंगे, मैंडेटरी हैक है ये। कल को तुम कहो कि सर आपने जो बताया था वही आ गया, मैंने जो बताया वही नहीं आता, वही आता ही है, तो क्या करें? इनके पास और कुछ नहीं है पूछने के लिए। लेकिन जैसे ही आप सीए फाउंडेशन अगर निकाल लिए, बहुत भाग्य हो तुम्हारे, और इंटरमीडिएट में जाओगे तो ये लेजर्स की क्वांटिटी 4 से बढ़ के 5, 6, 7 हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही तुमने लेजर बना लिया, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कैलकुलेशन। और जब तक ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप
अपना कैश फ्लो शुरू ही नहीं कर सकते। तो एक्चुअल कैश फ्लो की शुरुआत एनपीबीटी है, लेकिन कुछ चीजें मिसिंग हो जाती हैं एनपीबीटी में, जिसको ढूंढने के लिए मुझे लेजर करना पड़ता है। मतलब ये जीतता जाता फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको सारी डिटेल एनपीबीटी की देंगे नहीं, तो उसे आप फाइंड आउट करने के लिए लेजर बनाओगे, और लेजर से वो मिसिंग वैल्यूज मिल जाएंगी, तो तुम एनपीबीटी बनाना शुरू करोगे। तो पहले तुम क्वेश्चन को पूरा करोगे, क्वेश्चन अधूरा होता है, उसको तुमने पूरा किया विद द हेल्प ऑफ लेजर्स। सो लेजर बनाया, एनपीबीटी कैलकुलेशन किया, एनपीबीटी कैलकुलेशन करने के बाद ये मेरा था स्टेप नंबर 1, ये था स्टेप नंबर 2, फिर आए स्टेप नंबर 3 पे। नाउ वी हैव टू एक्चुअली क्रिएट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक कैश फ्लो बना नहीं, कैश फ्लो यहां से शुरू होता है। नाउ यू हैव टू क्रिएट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको आप लोगों ने कर दिया, ये भी 2 पार्ट में है, आई एम रियली सॉरी, 3 पार्ट में है ये। पहला है प्रॉफिट, फिर बिफोर, फिर आफ्टर। पहला होता है एनपीबीटी का ही, जो एनपीबीटी आपने कैलकुलेट किया है वो इसमें जाएगा। फिर उसके बाद बिफोर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन, बिफोर डब्ल्यूसी, और फिर आएगी आफ्टर डब्ल्यूसी कैलकुलेशन। ये 3 प्लस होंगे, तब जाके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म होगा। आई एम रियली सॉरी, एक टैक्स की कैलकुलेशन रह गई। 4 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसको जो कम से कम 15, 20, 30, 40 क्वेश्चंस लगा डालेगा उसको पता चलेगा ये 4 बाइफरकेशन होते हैं बस। उसके बाद स्टेप नंबर 4 आएगा। स्टेप नंबर 4 सबसे सरल स्टेप माना जाता है, सबसे छोटा स्टेप होता है, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका कोई पार्ट ही नहीं, लेकिन मेजर इसका डोमिनेंस लेजर पे रहता है। मतलब इसको बिना लेजर के सॉल्व नहीं कर सकते। जो लेजर आपने इधर एसेट लायबिलिटीज के बनाए हैं वो यहीं पे काम आते हैं, उसकी बैलेंसिंग फिगर्स, उसके कुछ पार्ट्स यहाँ काम आते हैं। तो ये सबसे छोटा पार्ट है, 3 से 4 लाइन में खत्म हो जाता है, सबसे छोटा पार्ट है। और ये सरल है, तो थोड़ी कठिनाई बढ़ाने के लिए लेजर्स का योगदान होता है। लेजर्स तो तीनों में योगदान होता है, मतलब हर चीज जो बनाओगे जहां वहां लेजर काम आएगा, लेकिन मेजर डोमिनेंस लेजर मेरे को लगता है सिर्फ स्टेप नंबर 4 करने के लिए काम आता है। आगे आता है स्टेप नंबर 5। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें कभी कभी लेजर्स का काम आता है, कभी कभी नहीं आता है। बाकी ये भी सरल में आता है, लेकिन क्वाइट अ बिट कंफ्यूजिंग, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है आपको। इतना करने के बाद देन आपको निकालना पड़ेगा स्टेप नंबर 5, नेट इफेक्ट। और नेट इफेक्ट निकालने के बाद जो एक्सट्रैक्ट होता है स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 का, तब जाके आपका जो रिजल्टेंट होता है, तब जाके जो आपका रिजल्टेंट आता है वो आपकी बैलेंस शीट में लिखा होता है ऑलरेडी। और वो अगर आपकी बैलेंस शीट पे मैच कर गया तो आपका कैश फ्लो सही है, वरना दोबारा से बनाओ। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर जिसका आंसर आपके पास पहले से होता है, क्वेश्चन में इसका आंसर लिखा होता है। सर वही छाप दिया तो अरे टीचर मूर्ख है क्या? 1 रुपए की भी गलती सब बेकार।
तो इसका आंसर मैच करके आया जा सकता है। ये भाई मैंने सही किया है कैश फ्लो की खराब किया है, गलत किया है, स्टेप मार्किंग मिलती है। और ये सब करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए आपके पास 7 से 8 मिनट है। तो ये कठिन हुआ कि ये कठिन हुआ साला, ये ज्यादा कठिन हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने तुम्हें सारे के सारे स्टेप्स बता दिए। अब मैं बैलेंस शीट का ऑपरेशन करना शुरू करता हूँ। अभी मैं कुछ नहीं शुरू करवाऊंगा, आज की क्लास में कुछ नहीं लिखना है, आज की क्लास में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि समझाने के लिए इतना सब कुछ है कि मैं कुछ करवा नहीं सकता अभी। हाँ, लास्ट में अगर इक्का दुक्का कुछ लगा दिया तो अलग बात है। चलिए अब फिर से अपनी फाउंडेशन को बनाना शुरू करते हैं। ध्यान दो, एसेट्स लायबिलिटी टैक्स का लेजर बनना है, एनपीबीटी, कैश फ्लो, उसके बाद सारी की सारी चीजें। अब मैं ये बनाऊंगा कैसे, क्योंकि आपको ये सब बनाना है गिवन क्वेश्चन से। ये सब कुछ आपको, जो आपका गिवन क्वेश्चन होता है, आपको उससे बनाना है। और गिवन क्वेश्चन जो होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 की बैलेंस शीट होती है, शेड्यूल 3 की। कौन से शेड्यूल की? शेड्यूल 3 की। आओ ध्यान दो, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है, इसकी कोर 3 ही एक्टिविटीज हैं। और पता है, तुम अपने अकाउंटेंसी के लास्ट चैप्टर पे चल रहे हो, 11th 12th, और मैं अपनी अकाउंटेंसी शुरू भी इसी से करता हूँ। जितने बच्चे भी नए आते हैं कोचिंग में, सबको यहां से अकाउंटेंसी शुरू है, यहीं से अकाउंटेंसी खत्म है। ध्यान दीजिएगा, खत्म है 12वीं तक का, इसके बियॉन्ड तो भी बहुत कुछ पढ़ना है आप लोग को। हमारे बिजनेस के 3 मेजर पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस बनाया ही किस लिए गया है? आज अगर तुम्हें कोई बिजनेस सौंप दिया जाए तो उसका मेन जो पर्पस होगा वो क्या होगा जामिन? पैसा कमाना। अब पैसा कमाया तो ऐसे भी जा सकता है, किसी के छुरी भोग दो जाके। पैसा कैसे कमाना है, मेन सोर्स ये है, मेरे को ये जानना है। कैसे कमाओगे हम पैसा? कैसे आता है यार बिजनेस में पैसा? कैसे आता है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है बिजनेस की? प्रोडक्ट सेल या सर्विस प्रोवाइड। अरे सीधी बात है, या तो गुड्स बेचेगा और सर्विसेज। मैं भी तो यार बिजनेस कर रहा हूं, मैं सर्विसेज सेल आउट कर रहा हूं। आप लोग कभी बिजनेस करोगे तो गुड्स या सर्विस किसी में भी डील कर सकते हो। तो या तो गुड्स बेचेगा या तो सर्विसेज अवेल करेगा। और गुड्स और सर्विसेज, अब ध्यान दो बच्चों, अब गुड्स और सर्विसेज जो है, ध्यान दो बच्चों, मुझे मत देखो, तुम इधर देखो। ध्यान दो, जो गुड्स एंड सर्विसेज है माय डियर, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनको जब आप अवेल करते हो तो इससे आपके पास कुछ ना कुछ सरप्लस बनता है। कुछ ना कुछ क्या बनता है बच्चों? सरप्लस बनता है। मतलब कुछ ना कुछ पैसे कमाते। अब सीरियस हो जाओ बच्चों, देर वरना समझ नहीं पाओगे, पता भी नहीं चलेगा कब बेसिक से एडवांस पे चलेगा। नहीं, तुम लोग हर चीज का तो अलग मतलब निकाल लेते हो, तो क्या करूं। सो भाई, गुड्स एंड सर्विसेज बेच के आप कुछ सरप्लस कमा लेंगे, मतलब कुछ प्रॉफिट कमा लेंगे। उस प्रॉफिट का आप मेजर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो? डिविडेंड बांटने के अलावा। डिविडेंड बांटने के अलावा एक्सपेंशन मतलब इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंशन भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट। किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स ले लिए, किसी दूसरी कंपनी को डिवेंचर दे दिया, कोई नई मशीन ले आए, नई टेक में इन्वेस्ट कर दिया। अभी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख के आए थे, डिविडेंड डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा था कि नहीं देखा था? तो इस सरप्लस को हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे। तो इन्वेस्टमेंट भी एक मेजर पार्ट है। इन्वेस्टमेंट भी एक मेजर पार्ट है। और फिर यहां से जाके पैसा खत्म
खत्म हो जाता है, फिर हमें चाहिए दोबारा से मुझे पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे फिर से गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेचने। धंधा क्या है? इतने का था, इतने में बेचा, जितना सरप्लस है उसे इन्वेस्ट किया। बेचो इन्वेस्ट करो, बेचो इन्वेस्ट करो। और सर मजे कब करेंगे? अरे वो बात की बात है यार, बिजनेस आपको आपकी लाइफ जीने के लिए डिविडेंड्स दे रहा है और 100 करोड़ आपकी सैलरी दे रहा है, उसके बियॉन्ड में सब कुछ बिजनेस का है। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को असाइडेड रखिएगा, मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं। तो ध्यान देना, गुड्स एंड सर्विसेज बेची, उससे हुआ सरप्लस, सरप्लस में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट के बाद पैसा खत्म, फिर से पैसा चाहिए क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज फिर से बेचनी है। तो मुझे क्या चाहिए? फाइनेंस। मतलब पहला काम क्या है? स्टेप नंबर 1, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचिए, डे टू डे खर्चे, वेजेस सैलरी वैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी रेंट वेंट देना, रॉ मटेरियल खरीद के लाना, और डीसीएम वाला नीचे फ्रेट मांग रहा है उसको दे दो, डॉक पे शिप आया उसमें रॉ मटेरियल भरा हुआ है उसका फ्रेट, उसका क्या कहते हैं पोर्ट चार्जेस दे दो। ये सब मेजर बेसिक काम है बिजनेस में। आज बिजनेस करने से ज्यादा मुश्किल बिजनेस को सरवाइव करवाना है भाई। बिजनेस करने से ज्यादा मुश्किल बिजनेस को सरवाइव करवाना है, क्योंकि इतने कंपेटिटर्स, इतना ज्यादा पैसा, इतनी इन्वेस्टमेंट, सारे छोटे बिजनेस पर्सन को मारे डाल रहे हैं। अरे ब्लिंकिट जेप्टो आ गया, चलो आगे, कभी स्विगी इंस्टामार्ट आ गया कभी यहाँ पे, सोचो आ जाएगा तो छोटे मोटे रिटेलर्स का कुछ परसेंटेज से तो लॉस होना ही होना है ना। तो बिजनेस चलाने से अच्छा क्या है, उसे पहले सरवाइव करवाना सिखाओ। तो मेजर पार्ट स्टेप नंबर 1 बहुत क्रूशियल होता है। सभी तो बेच रहे हैं, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। लालबाग में चले जाओ, सारी दुकानें खुली किसके लिए? आप लोगों के लिए खुली हैं। सभी लोग तो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं। बात तो आपको जियो भी करा देगा, बात एयरटेल भी करा देगा, बात वीआई भी करा देगा, लेकिन आप उस पर रिलाई हो जिसको, जो आपको अच्छा लगता है। ऐसा तो है नहीं एयरटेल से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छी आवाज आएगी, जिसकी भद्दी वो भद्दी ही रहेगी। सभी लोग फोन्स बेच रहे हैं, ओप्पो भी बेच रहा, वीवो भी बेच रहा, वन प्लस भी, सैमसंग भी, सब गुड्स एंड सर्विसेज, सब बेचना ही तो चाहते हैं, सब सेलिंग के पीछे पड़े हुए हैं। सब कुछ, पूरी दुनिया सेलिंग पे, हम भी सेलिंग पे, तुम भी कल को सेलिंग पे आओगे, देखे बिना सेलिंग के तुम्हारे काम चल जाए। अरे सर हम तो कहीं जॉब कर रहे होंगे, अरे तो जॉब कर रहे होगे ना, तब भी वो सेलिंग का ही बाय प्रोडक्ट होगा। वो धंधा करके बेच नहीं रहे होंगे ना, तब तक तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी पॉकेट में नहीं आएगी। सरकार भी सेलिंग में लगी हुई है, सब कुछ, पूरी दुनिया, भारत को तो छोड़ो, सब सेलिंग पे ही है। तो स्टेप नंबर 1 बहुत क्रूशियल है, सीबीएसई को पता है। इसीलिए इस स्टेप नंबर 1 को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग। गुड्स को खरीदना, बेचना, बनाना, डे टू डे खर्चे निकालना, ये सब बेसिक ऑपरेशन है बिजनेस के, बेसिक ऑपरेशन। सैमसंग का बेसिक ऑपरेशन फोन्स बेचना, मैकडी का बर्गर्स बेचना। वहीं पे अगर हम लोग बात करें, कोई भी ले लो यार, कोई भी कंपनी, आप कोई मर्चेंडाइज बेच रहा है, आदिदास ले लो, नाइकी ले लो, पूमा ले लो, ये सब क्या कर रहे हैं? इनका मर्च बिक रहा है, इनका बेसिक ऑपरेशन ये है। सबके बेसिक ऑपरेशंस आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ बिजनेस। तो भाई इन्हीं चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? हमारी कौन सी एक्टिविटी है बच्चों? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बेसिक ऑपरेशंस, बेसिकली ऑपरेट कर रहे हैं। हर बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हाँ बस ध्यान रखना, एक इंडस्ट्री के नाम, एक इंडस्ट्री के नाम, क्योंकि सैमसंग का और एप्पल का ऑपरेशन एक है, एक इंडस्ट्री के नाम। सैमसंग भी वॉच बना रहा है, एप्पल भी बना रहा है, सैमसंग भी एयरपोर्ट बना रहा है, वो भी बना रहा है, सैमसंग भी कवर दे रहा है, वो भी कवर दे रहा है, सैमसंग का भी अपना स्क्रीन गार्ड, एप्पल भी स्क्रीन गार्ड निकाल दिया। लेकिन सैमसंग भी टीवी बना रहा है, एप्पल भी टीवी बना रहा है, सैमसंग डिस्प्ले बना रहा है, एप्पल डिस्प्ले नहीं बना पा रहा बेचारा, सैमसंग प्रोसेसर बना रहा है, एप्पल भी प्रोसेसर बना रहा है। तो कुछ चीजें हैं
लेकिन कुछ चीजों पे अवास्टेड है भाई। अब जैसे मान के सैमसंग का दूसरा एक सब्सिडरी हो गया, मान के चलो कि सैमसंग जो है फ्रिज भी बनाता है, वो एसी भी बना रहा है, और उसके साथ उसका वैक्यूम क्लीनर भी है, उसकी वॉशिंग मशीन भी है। लेकिन एप्पल इतना अवास्टेड नहीं है, वो सिर्फ इधर तरफ टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, अप्लायंसेस में नहीं गया वो, तो वो ऑपरेशन उसका मैच नहीं कर पाएगा। और सबका कैश फ्लो अलग होता है। सैमसंग का जो आई वॉच का ब्रांड होगा उसका कैश फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम द आईफोन्स, डिफरेंट फ्रॉम द आई मैक्स, फ्रॉम द मैक स्टूडियो, टू डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स जिसमें वो बाइफरकेटेड है। सबका कैश फ्लो अलग है क्योंकि सब कुछ अलग सब्सिडरी में रजिस्टर्ड है। एप्पल इनकॉर्पोरेशन इज द पेरेंटल कंपनी, अंडर दैट वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। इस चीज को समझिएगा। और वो सारा का सारा इनफ्लो और आउटफ्लो एक जगह पे एकत्रित होगा, वो मेन चीजों पे जाएगा। सैमसंग की सेल्स, सैमसंग की टीवी की सेल्स अलग है, फोन की सेल्स अलग है, वो पूरा का पूरा इनफ्लो आपका जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, सैमसंग के बेसिक ऑपरेशंस के अंदर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं सैमसंग के कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ज्यादा प्लस होंगे माइनस के कंपैरिजन में, ज्यादा प्लस होंगे माइनस की जगह पे, क्योंकि एप्पल कम चीजों में प्लस गेन कर पा रहा है, सैमसंग ज्यादा चीजों में प्लस गेन कर पा रहा है। वो ज्यादा चीजें सेल कर सकता है इन कंपैरिजन ऑफ एप्पल, क्योंकि एप्पल कम चीजें सेल कर पा रहा है। अब इस पे और बात करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर उससे जो पैसा आया उसे क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। तो उसे क्या बोला जाएगा बच्चों, स्टेप नंबर 2, कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर ये एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं, एक्टिविटी, अरे क्या, पूरा पूरा शब्द पढ़ो ना, पूरा शब्द पढ़ो भाई, पूरा शब्द पढ़ो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश का फ्लो पॉजिटिव या नेगेटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, अंग्रेजी है भाई, खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिए तो अच्छा नहीं लगता। कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब कैश का बहाव, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। फ्रॉम मतलब किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के कितना है उसे बोला गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा, इन्वेस्टमेंट बेची तो प्लस, खरीदी तो माइनस है। हाँ और क्या, कैश 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 भाई, खरीदेगा तो माइनस नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट है उससे मतलब नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो है, इन्वेस्टमेंट फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी थोड़ी ना है। कैश फ्लो, कैश का बहाव देखो, खरीदी तो माइनस, बेची तो प्लस। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस होनी चाहिए प्लस होनी चाहिए, ऑब्वियसली माइनस होनी चाहिए, मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। अगर बहुत प्लस होगी तो मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करिए, सब बेचे जा रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो माइनस होनी चाहिए, प्लस नहीं होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो आंसर तभी अच्छा है, नेगेटिव हो तब भी कभी कभी अच्छा माना जाता है, मैंने यही पहले कहा था। कैश फ्लो मतलब कैश का बहाव, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। फ्रॉम मतलब किससे, इन्वेस्टमेंट की सारी एक्टिविटीज को देख के, मेजर टाइम पे नेगेटिव ही रहता है, मेजर टाइम पे। स्टेप नंबर 5, कैश का बहाव किसकी वजह से, फाइनेंस की वजह से। इसको क्या बोला गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि फिर पैसा चाहिए, क्योंकि फिर गुड्स बनाएंगे फिर बेचेंगे, फिर स्टेप नंबर 1 पे चले जाएंगे। स्टेप 1 2 3, स्टेप 1 2 3, फिर से 1 2 3, चलते रहो, पूरी जिंदगी निकल जाएगी जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाती, ये 1 2 3 होता रहेगा। सर वो आपने तो ये 2 3 स्टेप और बता दिए थे, वो ये लेजर क्रिएशन, एनपीबीटी कैलकुलेशन, भाई ये तुम कर रहे स्टूडेंट्स के लिए है, कंपनी के लिए थोड़ी ना। कंपनी को नहीं पता होगा उसका एनपीबीटी क्या है, अरे उसके कैश, उसके उसमें पीएनएल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना, उसको ये सब गिवन होता है, तुमको निकालना है। वो ये सब स्टूडेंट के लिए, मेन कैश फ्लो तो 3 एक्टिविटीज पे है ना। फिर नेट इफेक्ट निकाला जाता है, वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो बस प्लस करना होता है बस, और कुछ नहीं। सिग्मा निकालना होता है सारी की सारी एक्टिविटीज का। तो सर डरे या फिर ना डरे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बताओ सर डरे या ना डरे, बताओ।
डरा जाए इससे कि ना डरा जाए, तुम बताओ। अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें मैं लेक्चर नहीं पूरा हुआ, उसके बाद अभी फिर बताना डरे या ना डरे, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मैं एक स्पेसिमिन ले लेता हूँ, एक बैलेंस शीट की स्पेसिमिन, ठीक है। कैसे यार, मैंने कहा तुमको बैलेंस शीट आती है तो लेजर्स आता है, बैलेंस शीट आती है तो तुमको कैश फ्लो आता है, तुमको बैलेंस शीट आती है तो कैश फ्लो आता है। 11th को नहीं पढ़ा रहा मैं 3 से 4 दिन के लिए, मैंने मतलब क्यों बता दिया, बस बता दिया मैंने तुमको, ठीक है। अचानक से क्यों बताने लग गया, ध्यान दो, तुमको बैलेंस शीट आती है मतलब कैश फ्लो आता है। तो बच्चे ध्यान रखना, हमारे पास बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट आती है तो कैश फ्लो आता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी तुमको पता चल जाएगा। सर आप तो ग्रेट हो सर, क्या बता दिया आपने। बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं इतने ही बता दो यार। इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये कौन नोच रहा है भाई, शांत हो जाओ। और इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा क्या होता है बच्चों, एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा क्या होता है, एसेट्स। मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा जो हमारे कोर्स में नहीं है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के 3 पार्ट होते हैं और एसेट्स के 2 पार्ट होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इक्विटी एंड लायबिलिटी के 3 पार्ट होते हैं और एसेट्स के कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 2 पार्ट। एक होता है बच्चे कौन सा, शेयर होल्डर्स फंड, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी और इधर नॉन करेंट एसेट्स और बैलेंस शीट की। ये पूरा का पूरा मकड़ जाल है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें डे टू डे ऑपरेशन करने हैं, थोड़ा दिमाग लगाना यार है, अपना पर्सनल दिमाग लगाना, दूसरे का नहीं। पूछ के बता दे भाई क्या होगा, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ये नहीं। तुम्हें डे टू डे ऑपरेशन करने हैं, अपनी बेसिक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को फुलफिल करना है, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शंस क्या शेयर होल्डर फंड में रिकॉर्ड होंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। अरे डे टू डे ऑपरेशंस, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी ना। सिर्फ कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स। हाँ मतलब सर ये जो करंट लायबिलिटी है, सही बात है, ये तो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में काम आती है। सर एग्जांपल बता दो तो स्वर्ग में आ जाओ मैं, लेवल हमारा तुम्हारा मैच हो जाए। देखो हम लोग डे टू डे ऑपरेशंस कर रहे हैं और मैं बिजनेस करता हूं, काय का कर रहा हूं मैं, मान के चलो कि मैं बड़े से पतंग है, पतंग बेचता हूं, ठीक है, फैक्ट्री है पतंग की मेरी। इसके लिए मेरे को 2 ही चीजें चाहिए, एक लेबर को हटा के 2 ही चीजें चाहिए, एक चाहिए कागज और झिल्ली, और दूसरी वो तीलियां वो जो होती हैं झाड़ू वाली। तुमने बनाई है ना झाड़ू की तीली से पतंग, झाड़ू की तीली से पतंग बनाई कभी है, बनाए हो, बहुत अमीर हो ना तुम लोग। न्यूज पेपर, तो मेरे को 3 ही रॉ मटेरियल चाहिए, क्या, कागज, झिल्ली और तीली, ग्लू, टेप ले लो 5, ग्लू और टेप एक जगह से ले लेंगे। चलो ध्यान दो, अब मैंने 3 अलग अलग वेंडर्स लिए, ठीक है, बस मैंने 3 अलग अलग वेंडर्स लिए। झिल्ली ले ली इनसे, प्रियांशु से, कागज ले लिया नीलांशी से, ग्लू इनसे ले लिया ओम से, ओम बेटा उससे पूछो उसमें क्या बीती है। चलो ध्यान दो, उसके बाद और कुछ बच गया यार, और क्या बच गया, टेप ग्लू तो इन्हीं से हो गया, और क्या बच गया, तीली 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 ले ली तेजस से, ठीक है।
अब मैंने दो लोग को तो पैसा दे दिया, मान लो ओम को और तेजस को पैसा दे दिया। अब सुनो तो, ओम को और तेजस को पैसा दे दिया, जो रॉ मटेरियल आया वो मेरी क्या करंट एसेट है कि नहीं? अरे वो मेरी करंट एसेट है कि नहीं है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज करंट एसेट है कि नहीं है? सर इन्वेंट्री में तो फिनिश गुड्स आता है, आप तो तीली तीली गूंद लेके आए हो, ये कैसे कैसे उसमें चला जाएगा इन्वेंट्री? अभी इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस भी होती है, थोड़ा अगर तुमने पढ़ी हो बैलेंस शीट को उठा के। ओके, उसके बाद दो लोग को मैं उधारी कराया, नीलांशी को और प्रियांशु को। इनसे कहा भाई पैसा बाद में तो पता बन जाए, बिक जाए, पैसा आ जाए तो दे देंगे पैसा, ठीक है? तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, मेरे ये दोनों करंट लायबिलिटी हो गए कि नहीं होगा? करंट लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा? कौन सा डिवेंचर ले लिया मेरी कंपनी के? पैसा तो ऑब्वियस बात है, 4-5 दिन बाद कहेंगे भैया वो पैसा दे दो, झिल्ली कागज का। तो मतलब करंट लायबिलिटीज भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है और करंट असेट्स भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। बात मानते हो कि नहीं? सर नॉन करंट एसेट्स डे टू डे ऑपरेशंस में काम आती है क्या? नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती सर? अभी नॉन करंट एसेट्स तब बनती है ना जब तू इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट 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 इन्वेस्ट। क्या करता है? इन्वेस्ट करता सारा दिन। ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है सर। ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। आधी से ज्यादा बैलेंस शीट खा गया मैं। दो और बचे, ये शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी देखे देखे लगती है दो जुड़वा भाई। काहे के होते हैं इनको बार बार रेशियोज में हम लोग कुछ बोलते थे इनको। कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? मतलब जो कैपिटल मैंने एम्प्लॉय करी है अपने बिजनेस में। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा रहा था तो बता रहा था ना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आता है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर, हेलो, आता था ना कैपिटल स्ट्रक्चर में, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी आता था। और कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे बिजनेस का फाइनेंस है। ये एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं लगती? अरे लगती कि नहीं? ये एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं लगती तुमको? तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी सर? कौन सी होगी सर? ये एक्ट कौन सा है सर? फाइनेंस का एक्ट लग रहा है ये। मैंने पूरी बैलेंस शीट की स्क्रूटनी कर ली। मतलब मैं अगर कल को बोर्ड्स में बैठा, वो ऑब्वियस बैठूंगा। अरे मैं तुम लोगों से रिलेट कर रहा हूं, समझो इस चीज को। और अगर मुझे बनाना पड़ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो मैं पूरी बैलेंस शीट को मारूंगा इग्नोर, और मेरी नजरें कहां जाएंगी? सिर्फ करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स के पास, और कहीं नहीं, क्योंकि बाकी सब हमारे मतलब के नहीं। लेकिन जैसे ही ऑपरेटिंग खत्म हुआ, आएगा इन्वेस्टिंग, तो मैं किसके लिए कमिटेड हो जाऊंगा? नॉन करंट एसेट्स के लिए। और इससे भी काम पूरा हो गया तो फाइनेंसिंग करना है, तब सबको लात मार के मैं चला जाऊंगा शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज के पास। और इस तरीके से बैलेंस शीट के हर जगह पे दल बदल के मैं पूरा का पूरा कैश फ्लो खत्म कर सकता हूं। बात मानते हो कि नहीं? दैट मीन्स ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसको अगर मुझे पूरा करना है तो मुझे बैलेंस शीट के कौन सी दो चीजें देखनी पड़ेंगी सर? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अगर मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करनी है तो मुझे कौन सी एक ही चीज है? नॉन करंट असेट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स जब होंगी तो नॉन करंट एसेट्स बढ़ेंगी। और जब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहा हूं तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, बोले तो डेट एंड इक्विटी। डेट एंड इक्विटी कितना योगदान दे रहे हैं बाकी बिजनेस स्टडीज और पिछले चैप्टर से कैश फ्लो को करने के लिए, तभी तो सबसे आखिरी में पढ़ाया जाता है। सारा ज्ञान लेने के बाद इस चैप्टर को पढ़ा जाता है, वरना समझ ही नहीं आता। तो हर चीज बहुत इंटरकनेक्टेड है, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो,
वो इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट तुमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स के अंदर, गवर्नमेंट बजट एनबीओपी में पढ़ा था। अब उससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज समझ आती है, माइनस होगी तो अच्छी बात है, प्लस होगी तो खराब बात है। प्लस होगी मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, माइनस होगी तो इन्वेस्टमेंट। सब कुछ बहुत जरूरी है। इतना कर लिया लोगों ने? तो गुड्स एंड सर्विसेज मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट्स और फाइनेंसिंग, शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट तो होगी, बैलेंस शीट को तो मैं देख भी लूंगा, कैसी नजर से देखना है वो भी समझ आ गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान दो। लेकिन स्टिल सर ये जो आपने हमको तिड़ी पढ़ा दी वो तो स्टेप 3, 4, 5 की थी, हमें तो यहाँ शुरू करना है ना। ये तो सबसे आखिरी में सिखाएंगे, लेजर पहले बता दिया था उनको, तो ये स्टेप 2 से शुरू करना है एनपीवीटी से। इसके बारे में तो कुछ ज्ञान दिया नहीं, तो वो आज नहीं वो कल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें सीधा न्यूमेरिकल आ जाएंगे, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। तो ये पढ़ाऊंगा फिर सीधा न्यूमेरिकल दूंगा। कल की कक्षा में कम से कम 7-8 न्यूमेरिकल्स होंगे एनपीवीटी कल, और कल एनपीवीटी कैलकुलेशन में नस्ते नाबूद करना पूरा खत्म। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अप्रोक्सीमेटली इट विल टेक अराउंड 10 days। 10 दिन का ऑपरेटिंग, 5 दिन का इन्वेस्टिंग, 5 दिन का फाइनेंसिंग, फिर सारे फुल फ्लेजेड 10 दिन के, 1 महीने का चैप्टर। 1 महीना कहा तो 1 महीना ही लगेगा, दिमाग में लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और मतलब एक क्वेश्चन ही इसका बहुत बड़ा है। ठीक है, सब कुछ नोट डाउन कर लिया है तो करो ना इसको, ये जरूरी है नोट डाउन करना है भाई, इसकी कोई पीपीटी नहीं बननी है, ये सब नोट डाउन करो शुरुआत से। सब कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आप लोग जा सकते हैं।